बेटा प्लीज़ अपनी क्लास में रेगुलर रहिए, टाइम से आइए, आपके लिए बेनिफिट है। आप लोग एक दिन आते हैं, एक दिन नहीं आते, गैप दे दोगे, फिर आप लोगों को जो हमारा पहले का हुआ हुआ है आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अपना उस जगह बैठा करो आप फ़ोन को लेकर जहाँ पर आपका नेटवर्क बिल्कुल प्रॉपर आ रहा हो, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो जो भी काम चल रहा है आप नेक्स्ट डे आएंगे तो आपको उस दिन समझ नहीं आएगा, ठीक है। आप क्लास में रेगुलर रहते नहीं हैं, बच्चे बहुत कम आते हैं, टाइम पर नहीं आते हैं, मैं वेट करती रहती हूँ आपका, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। इसलिए प्लीज़ टाइम पर आओ, रेगुलर रहो और अपने नेटवर्क, जहाँ पर आपका नेटवर्क बिल्कुल ठीक आता है वहाँ पर बैठ के अपनी क्लास लिया करो, ठीक है। हाँ जी, देखो बेटा कल हमने प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा था कि प्लासी का युद्ध क्या था। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ प्लासी का युद्ध क्या था बेटा, ठीक है। देखो कि एक मिनट रुकिए, हाँ जी, देखिए प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, 1757 में हुआ था, ठीक है। जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, एक मिनट बेटा, एक मिनट, हाँ जी, जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनका जो सेनापति था उसका नाम था मीर जाफर। तो क्या था बेटा कि मीर जाफर ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। जैसा कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का फायदा उठाया है, ठीक है। फूट डाल के राज करने की नीति उन्होंने चालू करी थी, ये चीज़ हम पहले ही सिविक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वही चीज़ अब आप देख सकते हैं कि जो क्या कहते हैं उसको, जो हमारे अंग्रेज थे वो सिर्फ फ़ायदा उठाते थे, ठीक है। और वो उस जगह फ़ायदा उठाते थे जहां उनको पहले से दिखता था कि हाँ, या तो ये राज्य आपस में किसी तरीके से सही तरीके से काम नहीं कर रहे या इनके बीच में ऑलरेडी कोई दिक्कतें चल रही है, ठीक है। तो वो वहाँ पर मतलब कि एक चीज़ होता है ना कि कमज़ोर लोगों को ही वो अपना कमज़ोर लोगों से ही अपना फ़ायदा निकाला करते थे। इसीलिए ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को ऑफ़र किया कि मीर जाफ़र अगर तुम सिराजुद्दौला को मार दोगे या मरवाने में हमारी मदद करोगे तो तुम्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। इसीलिए मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, उन्होंने अंग्रेज से हाथ मिला लिया और मीर जाफ़र ने बंगाल के बड़े बड़े व्यापारियों और दरबार के लोगों के साथ में मिलकर षड्यंत्र रचा, नीति बनाई और सिराजुद्दौला को मरवा दिया, ठीक है। जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला इसलिए हार गए थे क्योंकि उनके जो सेनापति मीर जाफर थे उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ जो है क्या कहते हैं उनके साथ में उनके अगेंस्ट चले गए थे, ठीक है। उनके साथ विश्वासघात किया था जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई, ठीक है। शर्त के हिसाब से अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया मीर जाफर को, ठीक है। लेकिन मीर जाफर एक तरीके से कठपुतली बनकर रह गया था किसकी, अंग्रेजों की। क्योंकि अंग्रेजों का सीधा सीधा यही था कि वो सिराजुद्दौला को इसलिए मरवाना चाहते थे क्योंकि सिराजुद्दौला उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। मरवा दिया, मीर जाफर आ गए। मीर जाफर ऑलरेडी पहले से ही अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और अंग्रेजों को वो मुक्त व्यापार, मतलब कि उनको कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना, ये सारी चीजें कर रहे थे। धीरे धीरे चलकर अंग्रेज अपना पर्सनल व्यापार करने लगे, ठीक है, निजी व्यापार करने लगे, जिसकी वजह से जो बंगाल का जो शासन है वो खतरे में जाता जा रहा था। उनके जो बंगाल का जो बंगाल के खुद का जो व्यापार था, बंगाल के लोग जो व्यापार करते थे उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। उनके जो शाही आवाम होते हैं, उनके जो शाही गोदाम वगैरह होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तब मीर जाफर ने आवाज़ उठानी शुरू करी तो ये चीज़ मंजूर नहीं हुई, किसको, अंग्रेजों को। फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब की, बंगाल के नवाब की गद्दी से हटाकर उस पर बैठा दिया, किसको, मीर कासिम को। मीर कासिम कौन थे, मीर कासिम मीर जाफर के दामाद थे, ठीक है। तो ये चीज था, हमने प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं बक्सर का युद्ध। बेटा मैं आपको बोल चुकी हूँ प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो प्लीज आप इनको याद रखिएगा। देखो मीर कासिम कौन था, जस्ट अभी हमने रिवाइज किया है। मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति और बंगाल का नवाब बन गया था, मीर जाफर उनका दामाद थे मीर कासिम। मीर कासिम का उपयुक्त कदम अंग्रेजों को अपने अधिकारों एवं विशेष अधिकारों का उल्लंघन लगा। मतलब कि
मीर कासिम ने नवाब नवाब बन गए, लेकिन मीर कासिम ने क्या किया बेटा कि मीर कासिम ने अंग्रेजों के थोड़ा सा अगेंस्ट जाने की कोशिश करी। ठीक है, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करी, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने पैर जमाए, तो जो अंग्रेजों को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, देखो इसके परिणाम स्वरूप 1763 ईस्वी में अंग्रेजों व मीर कासिम के बीच कई युद्ध हुए। ठीक है, अंग्रेजों से पराजित होकर मीर कासिम भागकर अवध चला गया। ठीक है, अंडरलाइन कर लेंगे इसको कि मीर कासिम भागकर अंग्रेजों से पराजित मतलब अंग्रेजों से हारकर कहाँ चला गया, अवध चला गया। वहां उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ एक संघ बना लिया। मतलब कि जब मीर जो कासिम थे वो भागकर चले गए थे, हार गए थे वो, और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अवध चले गए, तो जो अवध के मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, ठीक है, प्लीज आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि वहां मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, और अवध के जो नवाब थे उनको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, उनका नाम था शुजाउद्दौला। ठीक है, उनके साथ मिलकर मीर कासिम ने एक संघ बनाया, मतलब एक ग्रुप बना लिया। इनकी संयुक्त सेनाएं 22 अक्टूबर 1764 को पश्चिम बिहार के बक्सर का मैदान में स्थित अंग्रेजी सेना के साथ टकराई और बुरी तरीके से परास्त हुई। मतलब कि इस लाइन को आप अच्छे से अंडरलाइन करेंगे और देखिए, दोबारा से रीड कर रही हूँ। इनकी संयुक्त सेनाएं, किनकी संयुक्त सेनाएं बेटा, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन्होंने मिलकर एक संघ बनाया था। तो इन तीनों की मिलकर जो सेना थी, उन्होंने कब 22 अक्टूबर 1764 को पश्चिम बिहार में स्थित बक्सर के मैदान में अंग्रेजों के साथ घमासान युद्ध किया और परास्त हो गए। सीधी सीधी बात है, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, मीनिंग यही आएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, बक्सर कहाँ है, बक्सर है पश्चिम बिहार का एक स्थित मैदान है। ठीक है, उसके बाद एक और लाइन बनती है कि बक्सर में किन किन के साथ युद्ध, बक्सर में अंग्रेजों के साथ किन किन सेनाओं ने युद्ध किया आएगा, क्या क्या, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, उसके बाद में है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की सेनाओं ने मिलकर अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। फिर आता है कि बक्सर के युद्ध में किसकी पराजय हुई, पराजय मतलब हार हुई, आंसर आएगा कि बक्सर की युद्ध में शुजाउद्दौला, ठीक है, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की हार हुई। इसका मतलब है अंग्रेजों की जीत हुई। ठीक है, अब देखते हैं हम बक्सर के युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए, रिजल्ट क्या क्या है। देखो, बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इसने प्लासी के युद्ध के अधूरे कार्य को पूरा किया था। जस्ट मैंने आप लोगों को बेटा कल भी बताया था कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध एक दूसरे पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो मीर कासिम आए वो प्लासी के युद्ध के बाद आए, मतलब कि मीर कासिम का पूरा पूरा रिलेशन किससे बना हुआ है, प्लासी के युद्ध से। वो तो भागकर आ गए थे कहां पर, अवध के गांव में। ठीक है, और अवध के गांव में अवध के नवाब और जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया था, बक्सर में युद्ध किया था। ठीक है, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हम बात करते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, फटाफट से रिवाइज करिए। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। इस युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए, रिजल्ट देखते हैं हम क्या क्या रिजल्ट हुए। फर्स्ट है 1765 ईस्वी में क्लाइव दोबारा बंगाल का गवर्नर बन गया। आंसर लिखेंगे, पहले भी जो थे क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल के गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। तो बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, जिसमें हार हुई किसकी, हमारे मुगल बादशाहों की, और जीत किसकी हुई, अंग्रेजों की। तो ऑफ कोर्स गवर्नर भी किसका बनाया जाएगा, अंग्रेजों का, और अंग्रेजों के गवर्नर 1765 में कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। इन्हें इलाहाबाद की संधि संपन्न की, जिसके तहत नवाब शुजाउद्दौला से कंपनी ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जबरन 50 लाख रुपए लिए और कड़ा व इलाहाबाद को छोड़कर अवध उसे वापस लौटा दिया गया। मतलब कि ये था कि जो शाह आलम थे
ठीक है, शाह आलम की बात, वो सॉरी शाह आलम नहीं, सॉरी नवाब शवाजुद्दौला थे, कौन, अवध के जो नवाब थे। ठीक है, क्या हुआ कि जब वो प्लासी के युद्ध में, वो सॉरी जो बक्सर के युद्ध में वो हार गए थे, तो एक तरीके से कंपनी ने, मतलब कि अंग्रेजों ने उन पर जुर्माना डाला, 50 लाख रुपए आपको देने हैं, प्लस आपको कड़ा व इलाहाबाद का एरिया को छोड़ के वापस अपना अवध में जाना पड़ेगा। सेकंड है, नाम मात्र के मुगल बादशाह शाह आलम को कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले प्रदान किए गए। मतलब कि बेटा जो नवाब थे शाह आलम द्वितीय, ठीक है, अभी हम पढ़ के आए थे कि मीर कासिम ने और किसके साथ हाथ मिलाया था, शाह आलम द्वितीय के साथ। ठीक है, तो उनको दे दिया गया क्या, कड़ा व इलाहाबाद की आप अब इन एरियाज में अपनी नवाबपंथी करेंगे, लेकिन किसके अंडर रह के, ऑफ कोर्स अंग्रेजों के अंडर रह के। ठीक है, और जो अवध के गांव के नवाब, अवध के जो नवाब थे, कौन, अवध के नवाब थे शवाजुद्दौला, उनको वापस अवध संभालने के लिए दे दिया गया। कंपनी ने उन्हें 26 लाख रुपए वार्षिक देने की भी लाख रुपए वार्षिक देना भी स्वीकार किया। मतलब कि कंपनी ने भी स्वीकार करवाया कि 26 लाख रुपए देने होंगे। इस प्रकार वह कंपनी का पेंशन याफ्ता हो गया। सीधी सीधी बात है, जब हर साल आप 26 लाख रुपए कंपनी को देंगे तो सीधी सीधी बात है, ऑफकोर्स उनका ही मुनाफा होएगा कंपनी का। इस सुविधा के बदले शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का राजस्व वसूल करने की अनुमति प्रदान की। एक बात बताइए, अनुमति प्रदान करने का मतलब ही क्या है, अनुमति प्रदान ही क्यों की गई, जब वो कंप्लीटली अंडर किसके थे, अंग्रेजों के। तो सीधी सीधी बात है, जैसा अंग्रेज रूल्स बनाएंगे वैसे ही फॉलो किए जाएंगे। इसीलिए जो शाह आलम, एक मिनट, हाँ जी, शाह आलम को जब कड़ा और इलाहाबाद की जब नवाबी सौंपी गई, जिले सौंपे गए, तो कंपनी को उन्होंने बोला कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार में जितने भी कर राजस्व, मतलब कर वसूले जाएंगे, वो कंपनी की तरफ से वसूले जाएंगे। दूसरे शब्दों में अब इन तीनों प्रांतों की दीवानी का कार्य कंपनी को करना था। मैंने कही आपको ये सीधी सीधी बात कि एक तरीके से शाह आलम तो सिर्फ नाम मात्र के थे, नाम के लिए थे। ठीक है, बाकी सारी उनकी पावर्स, जो भी एक नवाब के पास जो भी पावर्स होती है, वो पावर्स यूज कौन कर रहा था, कंपनी कर रही थी। थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट है, दीवानी प्राप्त हो जाने से कंपनी को बंगाल में विस्तृत राजस्व स्रोतों के प्रयोग का अधिकार मिल गया। अब पूरे बंगाल पर किसका कब्जा हो गया था, कंपनी का। तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग राजस्व लगाती थी, कर लगाती थी और उनको वसूलती थी। कंपनी ने उसे इससे कंपनी की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया। अभी तक कंपनी इंग्लैंड में मंगाए गए सोने एवं चांदी से ही भारतीय सामान खरीद सकती थी, क्योंकि उसके पास भारत को बेचने के लिए कोई सामान नहीं था। मतलब सीधी सीधी बात है, पहले जब सामान मंगवा रही थी कंपनी, कहाँ से मंगवा रही थी, अपने एरिया से मंगवा रही थी। ठीक है, इंग्लैंड से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशों की थी, इंग्लैंड की थी। ठीक है, तो इंग्लैंड से वो लोग पैसा मंगा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ था, धीरे धीरे अंग्रेज पूरे भारत पर अपना कब्जा कर रहे थे। जैसे उन्होंने बंगाल पे किया, बंगाल के आसपास उन्होंने बिहार, उड़ीसा, असम इधर भी किया, अवध के गाँव में भी, यूपी में भी पहुंच गया वो लोग। ठीक है, तो क्या होता है, धीरे धीरे जब वो अपना पूरा कब्जा करने लगे, तो उस कब्जे के साथ में बेटा वहां से कर वसूलने का काम भी कौन करती थी, कंपनी करती थी। प्लस वो नवाबों पर टैक्स लगा देती थी कि आपको 26 लाख रुपए देने हैं साल के, 50 लाख आपको देने हैं। तो क्या उनका मुनाफा हो रहा था और उनको कहीं से भी कोई पैसा मंगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी। ठीक है, वो उन्हीं पैसों से अपना काम चला रहे थे। परंतु अब दीवानी प्राप्त हो जाने से कंपनी इन धन का विभिन्न अन्य कार्यों का खर्च इस्तेमाल कर सकती थी। आपको भी पता है वो एक्स्ट्रा ज्यादा खर्च कर रही थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी। यूज के लिए मतलब कि थोड़ा बहुत वो अपने एरिया इंग्लैंड से मंगाती थी, बाकी का जो उनको यूज होता था, बाकी का जो उन्हें यूज करना होता था, वो इनसे कर रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा धनी हो गए थे। बंगाल से प्राप्त राजस्व से कंपनी भारत में सूती एवं रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, सेना रख सकती थी तथा कलकत्ता के दफ्तर एवं किले बनाने जैसे कार्यों पर भी कर सकती थी। अब इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी कंपनी, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया था। अपने एरिया से मंगा लिए, कुछ भारतीयों का ले लिया, टैक्स लगा दिए, टैक्स वसूलने लग गई। ठीक है, एक्सेस में अपने अकॉर्डिंग।
तो क्या हुआ कि वो सोना चांदी खरीदने लगे, कपड़ा खरीदने लगे, खुद व्यापार करने लगे, ठीक है, सेना बनाने लगे, खुद के एरियाज अपने बनाने लगे, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया था। और गांव वालों को भी वो कर के रूप में, मतलब कि बोलते हैं ना, उधार के रूप में इतना पैसा देने लगे, और उन उधारों पर भी वो ब्याज बहुत ज्यादा लगाने लगे, जिसकी वजह से जो गांव के लोग थे वो ना ही तो उनको असल कीमत दे पाते थे और ना ही उनका ब्याज दे पाते थे। फोर्थ है, अवध के नवाब के साथ एक सुरक्षात्मक संधि की गई, जिसके, अवध के नवाब, बेटा कौन थे अवध के नवाब, किनको सौंप दिया गया था? अवध के नवाब किन्हें भेज दिया गया था, बताएंगे आप? बोलिए। कौन थे अवध के नवाब? बेटा शुआसुद्दौला, नवाब शुआसुद्दौला थे अवध के नवाब। तो अवध के नवाब के साथ अंग्रेजों ने एक सुरक्षात्मक, मतलब कि सुरक्षा वाली संधि की। नवाब को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता देने का वचन किया। मतलब कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने एक संधि करी अवध के नवाब शुआसुद्दौला के साथ में, क्या कि आपको जब सुरक्षा की जरूरत होगी, सेना की जरूरत होगी, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई जो सेना है वो अवध के नवाब के लिए भेजी जाएगी, यदि नवाब इन सैनिकों के रख रखाव के लिए धन देना स्वीकार करे। अब सीधी सीधी बात है कि आर्मी बना ली, सेना हमारी बना ली, ठीक है, पैसा ऑलरेडी उनके पास है, लेकिन आर्मी को बनाने, उनके हथियारों को बनाने, खिलाने पिलाने, उनकी और जरूरतों को पूरा करने के लिए किसको उन्होंने लालच दिया? उन्होंने लालच दिया अवध के नवाब को। मतलब कि अवध के नवाब के साथ में उन्होंने शर्त रखी कि आपको अगर कभी भी सुरक्षा चाहिए होगी तो हमारी सेना आपके लिए परमानेंट खड़ी है, आप जब कहोगे जब आपके लिए उतनी सेना भेज दी जाएगी, लेकिन एक शर्त क्या कि आपको हमारी जो सेना है उसका रख रखाव करना होगा। मतलब कि हमारी जो सेना है उसके लिए आपको खाना पीना, कपड़ा, या फिर उनके रहने का, या फिर उनके गोला बारूद, जो भी उनके लिए जरूरी सामान है वो आप देंगे। हुआ फायदा अंग्रेजों को और भी ज्यादा, उनका पैसा और भी ज्यादा बना, प्लस उनकी सेना भी बनी रही। इलाहाबाद की संधि द्वारा जो व्यवस्था की गई उसका अर्थ था कि बंगाल के वास्तविक प्रशासन तथा इसके मध्य से भारत के सर्वाधिक समृद्ध प्रांत के राजस्व को अंग्रेजों के हाथों में सौंप देना। अब बात आती है कि इलाहाबाद किसको सौंपा गया? इलाहाबाद सौंपा गया था शाह आलम को, मुगल बादशाह शाह आलम को सौंपा गया था, लेकिन वो भी नाम मात्र का था। क्यों? क्योंकि पूरा कब्जा तो ऑलरेडी कर लिया था अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने, बट एक नाम के लिए नवाब बनाए गए शाह आलम, ठीक है। तो शाह आलम को इलाहाबाद सौंप दिया, लेकिन वहां की जो भी कर वसूल रहे थे, राजस्व वसूला जा रहा था, वो किसके द्वारा वसूला जा रहा था? अंग्रेजों के द्वारा। मतलब रूल्स तो ऑलरेडी अंग्रेजों के ही चलने थे, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा ही सारे काम होने थे, लेकिन एक नाम के लिए उन्होंने अवध का भी नवाब बना दिया और इलाहाबाद का भी नवाब बना दिया, ठीक है। राजस्व कर कौन वसूल रहा है? अंग्रेज। सीधी सीधी बात है, अंग्रेज ही सारा काम कर रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, राजस्व बना रहे हैं, तो जिसकी वजह से अंग्रेज और भी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। नवाब इसके दूरगामी परिणामों को समझ पाने में असमर्थ रहा और स्वयं अपनी स्वतंत्रता अंग्रेजों के हाथ में बेच दी। अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज यही कर रहे थे कि वो हर जगह जीत कर, हर किसी से युद्ध जीत कर वो अपने इशारों पर नाचने वाले या अपने हाथ की कठपुतलियों को नवाब बना रहे थे। वो ये चाह रहे थे चलो ठीक है नवाब भी बने रहेंगे, और जो बाकी की जनता है वो यही सोचेगी कि हमारे नवाब है, हमारे नवाब सारे रूल्स बना रहे हैं। लेकिन असल में बात क्या होती थी बेटा कि नवाब रूल नहीं बनाते थे, रूल बनाते थे अंग्रेज, और उनको फॉलो किया जाता, उनको जो उनको जो लागू करवाया जाता था वो लागू करवाया जाता था नवाब के थ्रू। तो नाम किसका आया? नवाब का, कि नवाब ने रूल्स बनाए हैं, लेकिन उनके पीछे हाथ किसका होता था? उनके पीछे हाथ होता था अंग्रेजों का, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन का विकास एवं विस्तार। सन 1767 से ईस्वी 1700
1767 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक, मतलब कि 1767 1767 से 1805 तक जो ब्रिटिश है वो ब्रिटिश सरकार, उनका विकास, उनका विस्तार, उनका फैलाव कैसे हुआ। देखिए 1767 ईस्वी से 1805 के बीच ब्रिटिश सीमाओं तथा सत्ता का बड़ा तीव्र गति से विस्तार एवं विकास हुआ। इस काल की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी, मतलब कि 1767 से लेकर 1805 तक अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने इतनी ज्यादा युद्ध किए, ठीक है, इतनी ज्यादा एरियाज पे अपना कब्जा कर लिया कि ब्रिटिश सरकार फैलती चली गई भारत में और धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। पहला है मैसूर का युद्ध। देखिए 1767 से 1805 के बीच 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, मतलब 1767 से लेके 1805 तक बेटा 4 मैसूर में 4 युद्ध हुए, ठीक है, जिसमें ब्रिटिशों की जीत हुई थी। मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया, मतलब कि जो मैसूर के नवाब थे वो हार गए थे और वहां पर भी अंग्रेजों ने अपना क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। प्रथम युद्ध देखिए 1760 ईस्वी में मैसूर के जो राजा की मृत्यु के बाद उनका सेनापति हैदर अली ने गद्दी पर अपना कब्जा कर लिया। 1760 था, 1760 की ईस्वी में मैसूर के जो राजा थे उनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद जो वहां के सेनापति हैदर अली थे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो जो मैसूर के नवाब थे वो हैदर अली ही जाने जाते हैं। 1767 में पहला मैसूर युद्ध हुआ जिसमें हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं की पराजित कर दिया। एक मिनट, हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं को पराजित कर दिया। 1769 में मद्रास पर कब्जा कर लिया, मतलब पहला युद्ध हुआ 1767 में, जिसमें क्या हुआ कि जो हैदर अली, मैसूर के जो नवाब थे हैदर अली, उनके साथ अंग्रेजों को युद्ध हुआ और हैदर अली ने अंग्रेजों को हरवा दिया, ठीक है। और हराने के बाद में क्या हुआ कि मद्रास पर कब्जा कर लिया। 1769 ईस्वी में एक संधि के तहत दोनों पक्षों में एक दूसरे के जीत पर हुए प्रदेश वापस कर दिए। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने हैदर अली को किसी अन्य शक्ति के द्वारा उसके ऊपर आक्रमण किए जाने की स्थिति में सहायता देने का वचन किया। इस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 1769 तक चला। मतलब बेटा कि 1769 में संधि कर ली, 1767 में पहला मैसूर, मतलब आप बेटा याद रखेंगे कि पहला मैसूर युद्ध हुआ था वो 1767 से 1769 तक हुआ। उसमें ये बात रखी गई कि हैदर अली जीत गए थे और हैदर अली को जीतने के बाद में ये हुआ कि अंग्रेजों ने और हैदर अली को अपने अपने अलग अलग मिल गए, ठीक है, अपने अलग अलग उन्होंने प्रदेश कर लिए। और उसके बाद में अंग्रेजों ने ये बात बोली कि अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो वो हम आपकी जरूरत है वो उनको हम पूरा करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना काफी है। बक्सर का युद्ध और जो मैसूर का प्रथम युद्ध है वो है 1767 से 1769 तक। तो प्लीज आप इसको रीड करिएगा और रीड करने के बाद अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो कल हम इस बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूंगी। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कल इस बारे में पूछ सकते हैं। प्लीज बी रेगुलर इन योर क्लास। आप लोगों के लिए क्लास है, हमारे लिए खुद के लिए नहीं है। अगर यहाँ पे कोई बच्चे ही नहीं आएंगे क्लास में तो हम किसको पढ़ाएंगे, ठीक है। वीडियो से काम नहीं बनती बेटा। अब आपके लिए बेटर से बेटर ऑप्शन लेके आ रहे हैं स्कूल। सो प्लीज अपने क्लासेस रेगुलर लीजिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। कुछ नहीं समझ आता किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो प्लीज अपने सब्जेक्ट टीचर से बात करिए। अनुज, आपका आज का होमवर्क यही है बेटा, चैप्टर रीड करो, ठीक है। जहाँ तक करवाया है कुछ नहीं समझ आता तो कल मुझसे पूछ लेना, ठीक है। हमने मैसूर का जो प्रथम युद्ध है हमने वहां तक पढ़ लिया है। बाकी का जो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ युद्ध है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास इतनी है, बाकी बेटा आप रीड कर सकते हैं।